चलिए आज हम लोग त्रुटि विश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं। 11th की क्लास में त्रुटि ये विश्लेषण विमी विश्लेषण वाले चैप्टर में ही दिया हुआ है। त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। जब हम लोग किसी भौतिक राशि को नापते हैं किसी यंत्र द्वारा, तो यंत्र द्वारा नापने में कुछ त्रुटि हो जाती है। यंत्र द्वारा नापने में किसी भौतिक राशि के मापन में प्रयोग करते समय कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। एक तो यंत्र की वजह से त्रुटि हो जाती है, वो यंत्र की द्वारा प्रदत्त या यंत्र द्वारा इंट्रोड्यूस की गई त्रुटि होती है। वो यंत्र की अपने अल्पतमांक के कारण होती है, क्योंकि कोई भी यंत्र अपने अल्पतमांक से छोटी भौतिक राशि का मापन नहीं कर सकता, से लेसर वैल्यू का मापन नहीं कर सकता। तो त्रुटि विश्लेषण में हमको त्रुटियां पढ़नी है, और हम लोग सबसे पहले देखते हैं त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ तो इंस्ट्रूमेंट के प्रतिबंध के कारण त्रुटियां हो जाती हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट में कुछ, जैसे शून्यांक त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि, या इंस्ट्रूमेंट में कुछ उसकी बनावट में मिस्टेक है, इस वजह से त्रुटि हो जाती है। लेकिन ये त्रुटियां हम रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जिन त्रुटियों को रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, या उनमें संशोधन करके हम वास्तविक मान प्राप्त कर सकते हैं, उन त्रुटियों को कहते हैं नियमित त्रुटि। क्या कहते हैं? नियमित त्रुटि। और जिन त्रुटियों को हम दूर ही नहीं कर सकते, जिनका हमें कारण ही नहीं पता होता है, जिनका कारण नहीं पता, उन्हें दूर भी नहीं किया जा सकता, तो जिन त्रुटियों को हम दूर नहीं कर सकते, वो त्रुटियां कहलाती हैं अनियमित त्रुटि। तो इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट की अपनी अल्पतमांक के प्रतिबंध के कारण मापन में त्रुटि आती है, या कुछ त्रुटियां ऐसी भी होती हैं जो कि रिमूव नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका कारण ही नहीं पता होता है। तो त्रुटियों के प्रकार में देखिए, त्रुटियां दो प्रकार की हैं। नंबर एक, नियमित त्रुटि। नियमित यानी कि रेगुलर एरर या सिस्टमैटिक एरर, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक या रेगुलर एरर। और दूसरी है, नियमित त्रुटि की परिभाषा यही है कि जिस त्रुटि का कारण ज्ञात हो और जिसे दूर किया जा सके, का कारण ज्ञात हो और जिसे दूर किया जा सके। जिसे रिमूव किया जा सके, रिमूव मतलब जिसका रिमूवल पॉसिबल हो, दूर किया जा सके, जिसको संशोधित किया जा सके। ज्यादा शुद्ध हिंदी में बोले कहें तो इसका निवारण किया जा सके। तो जिस त्रुटि का कारण ज्ञात हो और जिसे दूर किया, जिसका निवारण किया जा सके, उसे कहते हैं नियमित त्रुटि। जैसे इसके एग्जाम्पल में है, जैसे शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि है जिसको, जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज में शून्यांक त्रुटि होती है। शून्यांक त्रुटि कितनी है ये निकाली जा सकती है, और उसका संशोधन करके वास्तविक माप निकाली जा सकती है। जैसे व्यास नाप रहे हैं तो व्यास का प्रेक्षित मान निकालेंगे, प्रेक्षित व्यास में से शून्यांक त्रुटि घटा देंगे तो वास्तविक मान आ जाएगा। तो शून्यांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि है जो कि निवारित की जा सकती है, दूर की जा सकती है, रिमूव की जा सकती है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे मान लो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके फोकस दूरी निकाल रहे हो, लेंस या दर्पण की। तो जो लेंस आपने जिस स्टैंड पे लगाया है, अगर वो स्टैंड आपको झुका हुआ दिख रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। यदि उसकी स्केल तिरछी लगी है तो उसको आप ठीक कर सकते हो। तो कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है। जैसे सरल लोलक का प्रयोग कर रहे हो
उसमें कहा गया है कि सरल लोलक बहुत छोटे साइज का होना चाहिए, तो आप बड़े साइज का लोगे तो जाहिर सी बात है त्रुटि उसमें आएगी, जो मान आएगा वो एक्चुअल मान से थोड़ा सा हटके होगा, थोड़ा दूर होगा। तो आप छोटा गोलक ले लो, या अगर आप उसे कहा जाए कि आपसे कहा जाता है कि जो उसका धागा हो वो ऐंठन रहित होना चाहिए, हम लोग लैब में सिंपली ऐसे ही ऐंठन वाला धागा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप उसकी जगह कोई प्लास्टिक सिंगल वायर यूज़ कर सकते हो। तो ये सब त्रुटियाँ तो पता है हमको, ये एहतियात जो हमें बरतने हैं ये हमें पता है और इनमें हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी त्रुटि है अनियमित त्रुटि, जिसे रैंडम एरर कहते हैं, अनियमित त्रुटि, इसे दूर नहीं किया जा सकता, इसे रैंडम एरर कहते हैं। अनियमित त्रुटि का कारण ही ज्ञात नहीं होता, कारण ज्ञात नहीं होता, इसलिए इसका निवारण भी नहीं हो सकता। इसका निवारण माने दूर करना। लेकिन अनियमित त्रुटि को कम करने का एक उपाय है। वो उपाय ये है कि अगर हम किसी प्रैक्टिकल में, किसी प्रयोग में प्रेक्षणों की संख्या, ली गई रीडिंग्स, ली गई पाठ्यांकों की संख्या बढ़ा दें, लिए गए ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों की संख्या बढ़ा दें, तो हम अनियमित त्रुटि को कम कर सकते हैं। तो अनियमित त्रुटि को अगर मैं ई से लिखूं तो E is inversely proportional to number of observations, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है अनियमित त्रुटि। अनियमित त्रुटि प्रेक्षणों की संख्या बढ़ाने पर कम होती जाती है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रेक्षण लोगे, 4 के बजाय 6 ले लो, 6 के बजाय 10 ले लो, 10 के बजाय 20 ले लो, प्रेक्षणों की संख्या बढ़ाते जाओगे तो अनियमित त्रुटि कम होती जाएगी और प्रेक्षित मान वास्तविक मान के करीब पहुंचता जाएगा, यानी कि त्रुटि कम होती जाएगी। तो अनियमित, इसके ऊपर एक क्वेश्चन एक बार कंपटीशन में पूछा गया है, मैंने भी कई बार पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक स्टूडेंट 100 ऑब्जर्वेशन लेता है और त्रुटि होती है 2% की, यानी कि E1 का मान दिया है 2% जब वो ऑब्जर्वेशन लेता है N1 100। बताइए त्रुटि कितनी हो जाएगी यदि वो ऑब्जर्वेशन 4 गुने कर दे, यानी कि यदि वो प्रेक्षणों की संख्या 400 कर दे, अगर प्रेक्षणों की संख्या 400 कर दे तो त्रुटि कितनी हो जाएगी। तो वेरी सिंपली इस सूत्र से E1, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा के कांस्टेंट K लगा सकते हो, K/N1 रूट, और E2 बराबर K/√N2। अब आप मान लिख लो, इसमें सारे मान लिख लो। E1 का मान है 2%, K को K लिखे रहने दो, N1 का मान 100 लिख लो, N2 का मान 400 लिख लो, E2 का मान निकालना है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे K कट जाएगा, तो E1/E2 बराबर आ जाएगा √N2, पलट के ऊपर चला जाएगा, √N2/√N1। अब आप देखो वैल्यू √N2 की वैल्यू 400, मतलब N2 की वैल्यू 400 है, और N1 की वैल्यू 100 है। तो सॉल्व करो, E1 का मान 2% है, E2 निकालना है। सॉल्व करें थोड़ा सा, 100 का वर्गमूल 10, 400 का वर्गमूल 20, एक 0 कट गया, 2 आ गया, 2%/E2। E2 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो E2 का मान आ गया 1%, 2%/2%/2 यानी कि 1%। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार IIT में पहले पूछा गया है, ये बाद में फिर सभी कंपटीशन में पूछा गया, मैंने भी पूछा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अनियमित और नियमित त्रुटियां क्या होती हैं। अनियमित त्रुटि का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मान लो आप प्रयोग कर रहे हो सरल लोलक वाला प्रयोगशाला में, और आपसे मैंने कहा कि 20 दोलन
काउंट करो और उसका समय काउंट करो। आपको घड़ी मैंने एक दे रखी है, स्टॉप वॉच जिसे बोलते हैं, विराम घड़ी की मदद से आप 20 दोलनों का समय नोट कर रहे थे। लेकिन मान लो आज से यहाँ से लैब से 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूरी पर कोई किसी खदान में कोई विस्फोट कराया गया। अब उसकी वजह से कुछ भूकंपी तरंगे आ जाती हैं, तो वो भूकंपी तरंगे मान लो फैल रही हैं, या मान लो आपके लैब के ऊपर से कोई जेट जा रहा है और जेट हाई स्पीड में जब उड़ता है तो अपने पीछे शॉक वेव्स भेजता है, फेंकता है। वो शॉक वेव्स आपके घर को कंपित कर देता है, आपकी खिड़की दरवाजे आपके हिल जाते हैं, कंपन होने लगता है। तो वो कंपन वातावरण में फैलते हैं तो लैब के अंदर भी आ जाएंगे। अब वो दोलन जो सिंपली स्ट्रेट पथ पर ऐसे ऐसे हो रहा था, अब वो कंपित होकर के ऐसे ऐसे दोलन, ऐसे कंपन शुरू हो जाएंगे। कंपन करते करते वो दोलन करने लगेगा ऐसे ऐसे। तो जाहिर सी बात है अब दोलन का समय बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन इस त्रुटि पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आप प्रयोग करने में और टाइम काउंट करने में व्यस्त होगे, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा कि कोई ऊपर से जेट गुजर गया है। तो आपको इसका कारण भी ज्ञात नहीं रहेगा और इसलिए इसका निवारण भी नहीं हो सकता। बस एक उपाय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्षणों की संख्या लें, और प्रेक्षणों की संख्या ज़्यादा लेने पर अपने आप त्रुटि कम हो जाती है। इसको इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यानी कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतनी ही आपके एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है आपको त्रुटियों के बारे में समझ में आ गया होगा। त्रुटियों के बारे में और सूत्रों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि अल्पतमांक के कारण जो होती है वो क्या है, और यदि हम किसी एक भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर हो, उस भौतिक राशि में कैसे त्रुटि निकालते हैं, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।